कि भाई ये दंगे किसने कराए थे और किसका इसके पीछे हाथ नहीं चाहिए, और ये दंगे जिस तरह से हुए उनके पीछे किन लोगों का हाथ है उसको लोगों के सामने लाना चाहिए और उनको कोर्ट में उन पे केस चलाना चाहिए। और उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थी, वो एक नजर आई हमें। एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करी कि भाई इस दंगे के पीछे सरकार का हाथ है, और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर का भी उसमें नाम है, उनके सामने एक पिटीशन करी कि इनकी जांच होनी चाहिए। ये जो पिटीशन थी वो फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। उनकी पिटीशन जो लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में रिजेक्ट कर दी। अगर सवाल पूछे नहीं गए तो उसका जवाब नहीं, और लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने वो सवाल पूछने के लिए इजाजत नहीं दी। ठीक है, अभी नाउम्मीदी हुई है थोड़ी सी, मगर वक्त जो है वो हमें इंसाफ दिलाएगा, ऐसा हमारा 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 यकीन है। हुए थे कॉमनल राइट्स हुए थे, उसमें एक जगह जो थी वो गुलबर्ग सोसाइटी थी, और गुलबर्ग सोसाइटी में मेरे अब्बा एहसान हुसैन जाफरी और मेरी माँ जकिया जाफरी, ये दोनों वहाँ एक उस सोसाइटी के एक मकान में रहते थे। और उनके साथ में करीबन करीबन अच्छा अच्छा, तो करीबन 19 बंगले थे, 19 मकान थे, और वो सब हमारे पड़ोसी थे सोसाइटी में रहने वाले। मेरी अम्मी और अब्बा जकिया जाफरी और एहसान जाफरी वो अकेले वहाँ रहा करते थे। हम तो सूरत में रहते थे और बाकी मेरे भाई और जगह रहते थे, भाई बहन। 28 फरवरी को सुबह से ही सोसाइटी को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया, और सब जो लोग घेरने आए थे वो सब सब बहुत सारा असला सामान लेके आए थे। उनके हाथों में सब तलवारें थी और भाले थे, और वो एक ऐसी नीयत से आए थे कि कुछ मारना है, लूटना है। उस दौरान मॉर्निंग में मेरे अब्बा को जब पता चला घर में कि भाई इस तरह से सोसाइटी को घेर लिया है, तो उन्होंने वहाँ के पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया अहमदाबाद के, और उनसे प्रोटेक्शन मांगा कि आप यहाँ पर आके अपनी पुलिस को तैनात करो ताकि ये दंगाइयों से हमारी जान बचाओ और हमारी सोसाइटी के जो पड़ोसी हैं उनकी सबकी जान और उनके बाद की सुरक्षा करो। और मॉर्निंग के अंदर करीबन 9 बजे या 8 बजे, जैसे कि हमारे विटनेस ने बताया है, पुलिस कमिश्नर और उनकी एक टीम पूरी वहाँ पर आ गई। उन्होंने मेरे अब्बा से सोसाइटी के बाहर बात भी करी, सब लोगों ने देखा, बाहर के लोगों ने जो दंगाई थे उन्होंने भी देखा, सोसाइटी के जो विटनेसेस हैं हमारे जो बच गए उन्होंने भी देखा, और वो सब उनके साथ में थे। कमिश्नर ने ये उनको भरोसा दिलाया कि हम एक अच्छी पूरी ताकत की पुलिस फोर्स यहाँ खड़ा करते हैं ताकि जो लोग दंगे करने आए वो डर से भाग जाएं। अब वो उनका जाना हुआ, और थोड़ी देर में ही दंगे जो करने आए थे उनकी संख्या उनकी तादाद बहुत बढ़ गई, और उन्होंने पूरी तरह से सोसाइटी के ऊपर हमला शुरू कर दिया। शाम तक का करीबन यही वक्त होगा, 4 साढ़े 4 बजे, ये तक था जब तक सोसाइटी को पूरी जला के राख कर दिया गया, और उसमें 69 लोग 69 लोगों को शहीद कर दिया। उसमें मेरे अब्बा एहसान हुसैन जाफरी भी थे। और उस दौरान जब ये सब बाहर दंगे हो रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था और मकानों को लूटा जलाया जा रहा था, मेरे अब्बा ने उनके जितने भी साथियों थे उनको फ़ोन किया था कि पुलिस का प्रोटेक्शन की बार बार मांग करी थी कि कहीं से भी कोई तरह की मदद आ जाए और लोगों की जान बच जाए। उसमें हमारे 2 विटनेसेस हैं, एक इम्तियाज़ पठान है और एक रूपाबेन दादा है। वो जब मेरे अब्बा करीबन दोपहर के टाइम में फ़ोन के ऊपर फ़ोन लगा रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट में या उनके दूसरे पॉलिटिकल फ्रेंड्स को, तब वो उनके साथ में थे। और उन लोगों ने ये अपने बयान दिए हैं कि उस वक्त उन्होंने गुजरात के चीफ मिनिस्टर को भी फ़ोन किए, और जब आखिरी फ़ोन ऐसा कहना उनका है कि उनको किया था कि भाई आप कुछ भेजो यहाँ पे, उन्हें मालूम नहीं था कि ये सब किस लिए हो रहा है। वो सोसाइटी से बाहर निकले ही नहीं थे उस दिन 28 तारीख को। उन्होंने फ़ोन किया था, ये उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्होंने जब फ़ोन किया उनको बहुत ही नेगेटिव रिप्लाई वहाँ से मिला फ़ोन के ऊपर, और वो जो रिप्लाई इस तरह ख़राब था इतना कि वो खुद बहुत मायूस हो गए। उन्हें लगा कि अब तो कोई बचने का उम्मीद हमें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब इस स्टेट के सबसे टॉप जो
चौप उन्होंने मतलब ये कहा कि जब हमने चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को फ़ोन किया और वहाँ से अगर इस किस्म का नेगेटिव रिप्लाई आया है, ये पूछा, उनसे कहा गया कि भाई अभी तो तुम जिंदा हो, तो उन्होंने फिर सोचा कि अब कोई पुलिस की उम्मीद या कोई प्रोटेक्शन की उम्मीद हमें करनी नहीं चाहिए, और इस तरह से फिर वो मतलब उन्होंने उस वक्त उम्मीद छोड़ दी थी। और बाद में उन्होंने खुद ने अपनी कोशिश करी कि वो बाहर निकले घर से। घर में तो बहुत सारे लोग थे, उसमें 69 मैंने बता चुके हैं, उसमें से कितने लोग घर में थे, करीबन 40-50 लोग घर के नीचे की मंजिल में थे, जिसके अंदर चारों तरफ से आग लगा दी गई थी। वो खुद फिर बाहर निकले और उन्होंने दंगाइयों से बात करी कि भाई आप क्या चाहते हो, किसको मारने आए हो, ऐसा ये हमारे जो विटनेस जिन्होंने बयान किया है। तब फिर जो कातिल थे, जिनके जो कातिलों के अंदर भी जो उनके आगेवानी कर रहे थे कत्लेआम की, वो लोगों ने मेरे अब्बा को खींच के ले गए बाहर और उनको कत्ल किया था। और जो घर में चारों तरफ से आग लगा दी थी, तो बाहर वो बच के निकल नहीं सके, और इस तरह 69 लोग, करीबन 40 लोग उसमें घर में जल के मर गए। और जो बाकी थे वो घर की ऊपरी मंजिल थे, वो भी बहुत तकलीफ में थे क्योंकि पूरा घर नीचे से जल रहा था, तो उन्हें भी यही लग रहा था कि अब ये मतलब ऊपर भी आग पहुंच जाएगी, मगर वो आग ऊपर नहीं पहुंची। तो जो विटनेसेस थे आज जो जिंदा है हमारे बीच में है, जिन्होंने ये सब बात हमारे को बयान करी है, वो बच गए और आज हमारे बीच में है। वो अहमदाबाद में सब हमारे पड़ोसी हैं, आज भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, और उन्होंने से बातें बयान करी है, और उसके बेसिस पर ये पूरा केस चला है। अब ये तो हुआ 28/2/2002 का वाक़या। अब शाम को फिर मेरी मम्मी जो है, बाकी जो विटनेसेस बच गए थे, जो सोसाइटी के मेंबर्स थे, उनको लेके फिर वो एक पुलिस की वाहन रात में 7:30-8 बजे, जब अंधेरा हो चुका था, उनको उन्होंने वहाँ से निकाला और फिर उनको रास्ते में छोड़ दिया। एक जगह है जो मैं ओपन मैदान था, वहाँ पे उनको छोड़ दिया गया। फिर लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने रिश्तेदारों के वहाँ पहुँच गए। मेरी मम्मी भी जो थी जकिया जाफरी, वो भी अपने पहचान वालों के यहाँ पहुँच गई। कोई कोई कुछ लोगों की मदद से वो पहुँच गई, वो तो अकेली थी उस वक्त, कोई लोगों की मदद से वो अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुँच गई। और फिर मुझे मतलब कि रात में दूसरे दिन फ़ोन आया कि भाई मैं इस तरह से यहाँ बच के आ गई हूँ, तुम्हारे अब्बा भी कहीं छुपे होंगे तो आ जाएंगे। अब ये बात तो वहाँ ख़त्म हो गई कि मैं सूरत से निकल के अहमदाबाद गया और मैंने अपनी अम्मी को जहाँ भी थी वहाँ से ला के अपने साथ में सूरत में रखा। जब तक मैं उनके पास गया, वो यही सोच रही थी कि जाफरी साहब भी कहीं जगह जैसे और सब लोग बच गए हैं, वो भी मतलब कहीं जगह छुप गए होंगे और वो भी धीरे से निकल के आ जाएंगे 1-2 दिन में, ऐसा उनका अनुमान था। उनको ये कुछ मालूम नहीं था कि इस तरह से उनके साथ क्या हुआ, हादसा हुआ है। जब फिर थोड़े दिनों में उनको इस बात का एहसास हो गया कि नहीं, जाफरी साहब भी कत्ल हो गए और बाकी सब भी जो पड़ोसी अपने बहुत सारे कत्ल हो चुके हैं। अब उनके सामने तो उस वक्त एक बहुत मतलब के अंधेरा ही था, कह सकते हैं। हमने क्या करेंगे, मतलब वो पूछते थे। अब हम भी सोचते थे कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, पूरे गुजरात के अंदर जगह जगह दंगे हुए हैं, तो ये तो अब किस तरह से आगे क्या होगा, क्या विटनेसेस हमारे जवाब देंगे, बयान देंगे, और कोर्ट में क्या केस चलेगा, ये सब एक, क्योंकि मेरे अब्बा खुद वकील थे और मेरी अम्मी को भी वकालत की थोड़ी बहुत तो उनके साथ रह के जानकारी हो ही गई थी, तो उन्होंने ही कहा कुछ केस वगैरह चलेंगे तो लोगों को सज़ा होगी। ये बात उनके दिल में एक छोटी सी जगह थी। अब धीरे धीरे जब ये केस चला और बातें और बाहर आई और ये लगने लगा कि ये दंगे करा हुए तो है, पर इसके पीछे एक साजिश भी है, तो वो ये पूछा करते थे कि जो दंगों के जो विटनेसेस हैं हमारे, जिन्होंने नाम दिए, वो तो सज़ा उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो तो एक अपनी जगह एक कोर्ट का अभी जजमेंट आएगा, मगर जो पीछे थे लोग इनके, जिन्हों के वजह से दंगे हुए, वजह अपने घर से घर, एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, सोसाइटी, गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर ही एक पुलिस चौकी भी है। सोसाइटी की कंपाउंड के अंदर पुलिस चौकी है एक छोटी सी, और जो पुलिस कमिश्नर है और बाकी कमिश्नरों के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, वो भी सोसाइटी से 5 मिनट की दूरी के ऊपर उनकी ऑफिस है। तो शाम तक बोले कोई प्रोटेक्शन नहीं आया, इतने सारे लोग शहीद हो गए और पूरे सोसाइटी को जला दी गई, अच्छे बड़े मकान थे सब। तो वो उनके जहन में ये ख्याल तो चला ही करता था, पर वो कोई उसका क्या सॉल्यूशन आएगा, क्या नतीजा आएगा, क्या कैसे कुछ करा जाए, उन्हें कोई उसका अंदाज़ा नहीं था। और फिर जब ये केस चलने लगे और जब नानावटी कमीशन बिठाया गया और उसके अंदर जब फिर जो जो गुजरात के आईएएस ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपनी पिटिशंस रखी
कि भाई एक्चुअली हुआ क्या था उस दिन 28 तारीख को, और 28 तारीख को उसके बाद क्या हुआ था। जब वो पेपर पे ऐसे एफिडेविट बन के आने लगा, तब ये उनको एक हमें एहसास होने लगा कि ये दंगे अपने आप नहीं हुए थे, इसको बाकायदा कराया गया है और इसके पीछे एक साजिश है। और उस ख्याल से उन्होंने फिर एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करी कि भाई इस दंगे के पीछे सरकार का हाथ है, और उन्होंने बहुत सारे सरकारी अधिकारियाँ, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर का भी उसमें नाम है, उनके सामने एक पिटीशन करी कि इनकी जांच होनी चाहिए, और ये दंगे जिस तरह से हुए उनके पीछे किन लोगों का हाथ है उसको लोगों के सामने लाना चाहिए, और उनको कोर्ट में उन पर केस चलाना चाहिए। ये जो पिटीशन थी वो फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। उनकी पिटीशन जो लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में रिजेक्ट कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बिठाई। वो एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई, वो 2000 करीबन 2012 में ये बिठाई। और वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने फिर पूरी केस की जो पिटीशन के अंदर जो दावे मेरे अम्मी ने करे थे जकिया जाफरी ने, और जो कागजात उसके साथ में जोड़े थे, उनके ऊपर पूरी तरह से एक रिपोर्ट तैयार करी। और वो रिपोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट को दी गई, और उस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर लोअर कोर्ट में फिर केस चला, गुजरात की लोअर कोर्ट में। और वो फिर लोअर कोर्ट के अंदर उसका जजमेंट आया, जिसमें हमको निराशा हुई। तो लोअर कोर्ट ने जजमेंट को, जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हमें कंस्पिरेसी नज़र नहीं आती। फिर ये मैटर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। मगर हमारा वहाँ ये क्वेश्चन था, हाई कोर्ट में भी और लोअर कोर्ट में भी, कि जो एसआईटी ने रिपोर्ट बनाई है इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका उन्होंने जवाब मांगा नहीं है लोगों से। और वो अगर सवाल के जवाब मांगे जाएँ तो रिपोर्ट बहुत सही पिक्चर उस ज़माने में, उस दौर में क्या हुआ था उसका सही पिक्चर सामने आएगा। अगर सवाल पूछे नहीं गए तो उसका जवाब नहीं है। और लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने वो सवाल पूछने के लिए इजाज़त नहीं दी। ये फिर मैटर पूरा सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी वो केस चला। इसमें बहुत सारे नामी वकील हैं, उन लोगों ने उसमें बहस करी सुप्रीम कोर्ट में। जो कपिल सिब्बल जी का मुझे नाम याद है, उन्होंने बहस करी, और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस केस को रिजेक्ट किया। अब ये पूरा जो केस चला 2022 में इसको रिजेक्ट करा उन्होंने पिटीशन, उसको हमने फिर अपील नहीं करी। अब ये जो पूरा केस चला, इसके पीछे जो हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत थी हमारे विटनेसेस के लिए, वो थी मेरी अम्मी जकिया जाफरी। मतलब उन लोगों को जब भी वो विटनेस मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप तुम सब्र करो, कुछ न कुछ तो नतीजा आएगा। क्योंकि सोसाइटी उस दिन से 28 फरवरी 2002 से आज तक उसी हालत में है जिस तरह उस दिन वो छोड़ के आए थे। 28 फरवरी को शाम को 7 बजे सोसाइटी से जो लोग निकले थे फिर वहाँ कभी गए नहीं है। और वो सोसाइटी आज भी, आज उसको 23 बरस होने आए, वो सोसाइटी आज भी इसी तरह से है। और इस दौरान में मतलब कि अम्मी भी की भी उम्र बहुत बढ़ गई, 70 वर्ष की थी, फिर वो 80-65 हो गई। थोड़ी बहुत चीज़ें उनको याद रहती भी थी, नहीं रहती थी। बट ये मामला जो हादसा हुआ था और उस जो बात वहाँ हुई थी 28 फरवरी को, उसको बराबर उनको याद थी। और जब भी कई पत्रकार भाई आते थे तो वो बराबर उसको बयान करते थे, और वही बोला करते थे कि मुझे पूरी इंसाफ की उम्मीद है। और जहाँ से भी उनको कभी भी होप नज़र आती थी, उम्मीद, तो वहाँ वो ज़रूर जाते थे और उनसे मदद लेके केस को आगे बढ़ाते थे। और ये जो केस चला, जैसे कि अपने नित्या जी ने कहा अभी कि वो जो केस अलग अलग जगह दंगे हुए थे और अलग अलग लोगों ने उसमें शामिल हुआ था, उसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थी, वो एक नज़र आई हमें और हमारे दूसरे साथियों को। और फिर उसका एक पिटीशन बना के हमने कोर्ट के सामने रखा कि अगर आप इसको एक अलग अलग दंगे देखते हैं तो कॉन्स्पिरेसी नज़र नहीं आती, मगर अगर ये पूरी चीज़ को शामिल किया जाए और जिस तरह से दंगे हुए हैं, जिस तरह से शहर पुलिस स्टेशन के पास में दंगे हुए हैं, कमिश्नर के ऑफिस के पास में दंगे हुए हैं, तो उससे ये बात साबित होती है कि वो जो जिसकी जिम्मेदारी थी बचाने की लोगों की जान की, वो इनएक्टिव थे। तो क्यों इनएक्टिव थे वो उसको उसका उसका हमें पता लगाना ज़रूरी है। और वो ही उम्मीद से उन्होंने ये पूरी पिटीशन खड़ी करी थी। उसमें हमारे को बहुत लोगों ने साथ भी दिया। उनने जैसे तिस्ता जी का हम लोग याद करते हो, हमारे एनजीओ थे पूरे पहले दिन से हमारे सपोर्ट में रहे। अहमदाबाद के बहुत सारे वकील हैं, दिल्ली के बहुत सारे वकील हैं, उन लोगों के साथ था
कि ये पूरा जंग हम यहाँ तक लेकर आए। और आज जब तक हम लोग उनको याद करते हैं कि भाई ये, जबकि सुप्रीम कोर्ट से तो हमको नाउमीद ही मिली, मगर जो भी केस हुआ, जो भी हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करे, जो भी एसआईटी के थ्रू पेपर जनरेट हुए, और जो आज हमारे बीच में एक कागज़ मौजूद है, मतलब आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और भी जगह मौजूद है, अगर कोई भी उन कागज़ों को फ्यूचर में पढ़ेगा और उसको एनालाइज करेगा तो उसे ये आसानी से मालूम हो जाएगा कि भाई ये दंगे किसने कराए थे और किसका इसके पीछे हाथ था। तो वो हिस्ट्री वक्त आएगा जो उसको, उन बातों को लोग पढ़ेंगे और उसमें से अपने अपने निष्कर्ष निकालेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब हम कहेंगे हमको पूरा इंसाफ मिल गया, ठीक है, अभी नाउम्मीदी हुई है थोड़ी सी, मगर वक्त जो है वो हमें इंसाफ दिलाएगा, ऐसा हमारा 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 यकीन है और हमारे साथियों का यकीन है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।